इस लेक्चर में ग्रीन हाउस हॉर्टिकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। एक हॉर्टिकल्चर होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे क्या है, ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और ग्रीन हाउस हॉर्टिकल्चर क्या होता है, अभी एक रिपोर्ट में बताया गया इंडिया की जो ग्रीन हाउस हॉर्टिकल्चर मार्केट है वो 2021 में 190.84 मिलियन है यूएसडी डॉलर में नाप रहे हैं हम इसे। और 2030 तक आते आते ऐसा एस्टिमेशन लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बढ़ के 190 से बढ़ के $271 हो जाएगी। ये देखो रुपए में हम काउंट करेंगे तो इसको लगभग 80 के लगभग हो रही है डॉलर की वैल्यू रुपीज़ में, उससे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। और ये मिलियन डॉलर में याद रखना है। और जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है इसका, जितने ग्रोथ रेट से इंक्रीज करेगी ये ग्रीन हाउस हॉर्टिकल्चर, वो ग्रोथ रेट ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक आते आते ये 4.19% की रेट से ग्रोथ करेगी। 2021 में अगर देखें इंडिया का ग्रीन हाउस हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन कितना रहा, टन में हम नाप रहे हैं, टन में वजन के हिसाब से 27.71 मिलियन टन, इतना हमने ग्रीन हाउस हॉर्टिकल्चर का उत्पादन किया। इतनी फसलें हमने ग्रीन हाउस हॉर्टिकल्चर से उगाई हैं। वो फसलें कौन कौन सी आती हैं हॉर्टिकल्चर में वो डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं ये ग्रीन हाउस हॉर्टिकल्चर का क्या मतलब है। ग्रीन हाउस हॉर्टिकल्चर को प्रोटेक्टेड क्रॉपिंग भी बोलते हैं, ये लिखना आपको, प्रोटेक्टेड क्रॉपिंग भी बोलते हैं। ये देखो ऐसा होता है, इस तरह का इसे कवर कर देते हैं प्लास्टिक के, मान लो कवर कर देते हैं फसल को प्लास्टिक वगैरह से। इसमें सूरज की किरण आ तो सकती हैं, ट्रांसपेरेंट होता है आने के लिए, लेकिन इससे जो इनकमिंग सोलर इंसोलेशन आ रही है वो आ गई, लेकिन जो अंदर हीट है, हीट बाहर नहीं निकल पाती है। यानी कि ट्रांसपेरेंट टू सोलर इंसोलेशन बट इनट्रांसपेरेंट या ओपेक टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, क्योंकि अर्थ से ऊपर जाएगी वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है। यानी कि हीट यहाँ से नहीं निकल पा रही है इस हाउस से, लेकिन सन की सूरज की रोशनी अंदर आ पा रही है, हीट हो रही है उसकी वजह से। ये ऐसे एरियाज में हाउस बनाए जाते हैं जहाँ पे सूरज की किरण बहुत ही कम समय के लिए आती है, अधिकतर ऐसे प्लेसेस में, क्योंकि वहाँ पे हीट तो चाहिए भाई साहब फसलों को उगाने के लिए। तो हीट इस तरह से स्टोर करके रख ली जाती है जिसकी वजह से ये पौधे ग्रोथ कर पाते हैं। और देखो ग्रीन हाउस जो इसमें नाम ग्रीन है, इस कोई हरा हाउस नहीं है, हरा एक कलर नहीं होता, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ये कैसा भी कलर हो सकता है इस हाउस वगैरह का। ग्रीन हाउस इसलिए क्योंकि ये सोलर इंसोलेशन यूज की जा रही है, स्टोर की जा रही है, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है जो वो अंदर ही अंदर रह पा रही है, निकल नहीं पा रही है इसके अंदर से। तो ये है ग्रीन हाउस हॉर्टिकल्चर। इसकी वजह से बहुत सारे एडवर्स वेदर इम्पैक्ट हैं वो भी बच जाते हैं। जैसे मान लो बारिश आ रही है, बारिश से बचाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा बारिश से, या ओले पड़ने से, ओले पड़ रहे हैं, हेल स्टॉर्म हो रहा है, उससे बचाया जा सकता है। या पेस्ट अटैक से, कोई कीट वगैरह हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं फसलों को, उनसे बचाया जा सकता है। बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सकता है, उन कीट वगैरह की वजह से बीमारी होती है, उनसे बचाया जा सकता है इन फसलों को। तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है वो भी जानेंगे। पहले इसके इन्फ्लुएंस जान लेते हैं, प्रभाव किस वजह से इसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि देखो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, फूड की डिमांड इंक्रीज हो रही है, इस वजह से ये हॉर्टिकल्चर है, ग्रीन हाउस हॉर्टिकल्चर, ये इंक्रीज हो रहा है। और साथ साथ जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो भी इंक्रीज हो रहा है हॉर्टिकल्चर के अंडर। तो इसकी वजह से भी ग्रीन हाउस हॉर्टिकल्चर इंक्रीज हो रहा है हमारे देश में। तो हॉर्टिकल्चर है क्या, ग्रीन हाउस हॉर्टिकल्चर तो हो गया उस ऐसे हाउस में, ये प्लास्टिक का हाउस बना लिया, उसमें हम उगा रहे हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप। लेकिन हॉर्टिकल्चर क्रॉप ये फसलें होती क्या हैं, ये देखो दो वर्ड से मिलके बनाओ हॉर्टिकल्चर। एक तो है लैटिन वर्ड है ये दो, एक है हॉर्टस, लैटिन वर्ड मतलब लैटिन भाषा में बोले जाने वाले वर्ड, और लैटिन भाषा जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इन दोनों के बीच वाला रीजन उसे बोलते हैं लैटिन कंट्रीज। तो वहाँ पे जो भाषा बोली जाती है उनको बोलते हैं लैटिन लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में दो वर्ड है हॉर्टस, हॉर्टस का मतलब है गार्डन, और एक है कल्चरा, कल्चरा का मतलब है कल्टीवेशन। इन दोनों वर्ड से मिलकर बना है हॉर्टिकल्चर, यानी कि गार्डन कल्टीवेशन। और इसमें कैसी क्रॉप उगाई जाती हैं, ये क्रॉप उगाई जाती हैं फ्रूट, फल, वेजिटेबल, सब्जियां, फ्लावर, फूल, या ऐसे प्लांट जो मेडिसिन के लिए काम आते हों, ह्यूमन फूड नॉन फूड के लिए यूज होते हों, मसाले वगैरह या आलमंड वगैरह, ड्राई फ्रूट वगैरह, ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं आपके हॉर्टिकल्चर क्रॉप में। और ये भी याद रखना है कि LH बेले नाम का जो आदमी है इसको फादर ऑफ अमेरिकन हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, अमेरिकन हॉर्टिकल्चर का जनक। और हमारे देश में कौन है फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर, कौन है, वो है MH मैरीगोडा। ये आपको याद होना चाहिए कि इंडिया में हॉर्टिकल्चर को स्टार्ट करने वाले, पैदा करने वाले कौन है, MH मैरीगोडा।
नेक्स्ट है इसके सिग्निफिकेंस क्या है। देखो हमारे इंडिया में डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है। हमारे देश में ऐसा तो नहीं एक जगह पे जैसी क्लाइमेट है जैसा वेदर है ऐसा वहाँ दूसरी जगह पे भी है, सेम टेम्परेचर रेनफॉल दूसरी जगह पे भी है, अलग अलग है। इसकी वजह से अलग अलग रीजन है तो अलग अलग रीजन में ऑल टाइप्स के फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल मेडिसिनल प्लांट उगाए जा सकते हैं। ये सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, यानी कि हमारे इंडिया के डिफरेंट इन्वायरमेंट को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हॉर्टिकल्चर क्रॉप की वजह से यूज किया जा सकता है। और हॉर्टिकल्चर क्रॉप की वजह से एम्प्लॉयमेंट रोजगार भी जनरेट किए जा सकते हैं। और जो इसका रॉ मटेरियल होता है फल वगैरह मेडिसिनल प्लांट जो हैं या फिर वेजिटेबल, ये आगे इंडस्ट्रीज में भी तो यूज किए जा सकते हैं। इनकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी हाई होती है और इन्हें आगे एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। और जो सिंपल फील्ड क्रॉप होती है उनसे इनका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ज़्यादा उत्पादन होता है, हाई वैल्यू होती है, तो अच्छी रोजगार भी मिलता है रोजों को और उससे इनकम भी अच्छी होती है जो किसान उगाता है। नेशनल इंटरनेशनल में डिमांड भी अच्छी खासी है इसकी। 2050 तक आते आते लगभग 650 मिलियन टन फ्रूट और वेजिटेबल हमारी कंट्री उगा पाएगा। मिलियन टन में बात हो रही है, यानी कि वजन में बात हो रही है। डेटा देखते हैं, डेटा एनालिसिस क्या कहता है हॉर्टिकल्चर का इंडिया के बारे में। इंडिया देखो पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट और वेजिटेबल का, फल और सब्जियों का दूसरे नंबर पे आता है उगाने वाला देश इंडिया। सबसे ज़्यादा है कौन उगाता है? चाइना। चाइना के बाद दूसरा नंबर है इंडिया का। हमारे इंडिया में देखो जो ये कल्टीवेशन होती है इसका वाइल्ड कल्टीवेशन एरिया ये कंट्रीब्यूट करता है लगभग 28% हमारी जीडीपी को। और जितना भी एग्रीकल्चर कॉमोडिटी हम उगाते हैं ना उसमें टोटल एक्सपोर्ट जितना हम करते हैं एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज़ का उसमें 37% तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप का करते हैं। 2019-20 में सबसे ज़्यादा हमने प्रोडक्शन किया है हॉर्टिकल्चर क्रॉप का। कितना? 320.77 मिलियन टन। ये 25.66 मिलियन हेक्टेयर एरिया में उगाया है इतना हमने। चैलेंजेस क्या हैं चुनौतियां हॉर्टिकल्चर की? पहली चुनौती तो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। मान लो फसल काट ली, फसल काटने के बाद उसके लिए मैनेज करने के लिए मशीनरी इक्विपमेंट की कमी है हमारे देश में। दूसरा फिर सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, ना तो कोल्ड स्टोरेज है क्योंकि फल सब्जियों को अगर मान लो फ्रीज वगैरह में नहीं रखा जाएगा तो वो सड़ जाएंगे। पेरिसेबल गुड है, पेरिसेबल गुड का मतलब सड़ने वाले पदार्थ हैं, पेरिसेबल गुड हैं, तो कोल्ड स्टोरेज नहीं है। फिर वेल कनेक्टेड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी नहीं है, कहीं पर रोड टूटे हुए हैं और फिर उन्हें ले जाने के लिए साधन भी नहीं है, तो इसकी हायर इनपुट कॉस्ट भी आती है, इनको उगाने में ज़्यादा कॉस्ट भी लगती है। फिर लिमिटेड मार्केट है, ये भी चैलेंजेस है। सेफ्टी नेट नहीं है क्योंकि एमएसपी नहीं होता इन फूड क्रॉप के लिए। जैसे गेहूं चावल के लिए एमएसपी निर्धारित करती है सरकार, मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य, इनके लिए अभी एमएसपी डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो श्योरिटी भी नहीं है किसानों को कि इनकी फसल बिकी जाएगी या नहीं बिक जाएगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है फसल उगाए आलू भाई साहब किसान बेच रहे हैं उन्हें 1-1 रुपये 2-2 रुपये किलो में, और वही मिडल मैन के थ्रू जाता है मार्केट में, वो 10-15-20 रुपये किलो तक शहरी क्षेत्र में बिकता है। तो ये श्योरिटी भी नहीं है उन्हें एमएसपी की। जो एग्जिस्टिंग डिमांड है हमारी कंट्री में वो भी कम है हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज़ की। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप उठाए हैं, जैसे मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये स्टार्ट किया था, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर इसमें खर्चा लगाती हैं जितना भी आता है एक्सपेंडिचर। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट, और जो नॉर्थ ईस्ट या हिमालयन स्टेट है उनके लिए 90% सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती हैं जिन्हें दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलके लागू करती हैं, इंप्लीमेंट करती हैं और खर्चा भी दोनों उठाती हैं। एक होता है सेंट्रली सेक्टर स्कीम जिसमें सारा खर्चा एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है और वही उसको इंप्लीमेंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है इसमें देखो जो स्कीम है हॉर्टिकल्चर की, इसमें 5 स्कीम है इसके अंदर ही। एक है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, एक है हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट, एक है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर नागालैंड। जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है ये 1984 में सेटअप किया गया था। एमएस स्वामीनाथन है ना जो हमारे जिन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाई थी हमारे इंडिया में, ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर माने जाते हैं, जो इन्होंने एक ग्रुप को हेड किया था, कुछ लोग थे उस ग्रुप में, समूह था, ग्रुप ऑन पेरिसेबल एग्रीकल्चर कमोडिटी। इस ग्रुप ने जो एमएस स्वामीनाथन ने हेड किया था, अध्यक्षता थी इनके पास, इन्होंने कुछ सिफारिश दी थी, रिकमेंडेशन दी थी, उसके बेस पे 1984 में नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड बनाया। ये हॉर्टिकल्चर के रिगार्डिंग कुछ रूल रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करता है हमारे देश में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, यानी कि कहाँ पे सेटअप है ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड? गुरुग्राम में। हरियाणा की एक डिस्ट्रिक्ट है गुरुग्राम जिसका पहले नाम गुड़गांव था, वहाँ पे एस्टेब्लिश है। ये इम्प्रूव करता है कि हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्रीज़ में हमारे देश में इंटीग्रेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो और सस्टेनेबल प्रोडक्शन हो फ्रूट और वेजिटेबल का हमारे देश में। तो यही था इसके बारे में।